नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। एक तरफ एनडीए में एमएलसी सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जीतन राम मांझी खुलकर अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान अपने नए पॉलिटिकल फेस को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ रितु जायसवाल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करते ही आरजेडी पर वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं और तेजस्वी यादव की लीडरशिप स्टाइल पर भी चर्चा अभी तेज है। वहीं जनसुराज के अंदर भी ऑल इज नॉट वेल की चर्चा है, जहां प्रशांत किशोर और उदय सिंह के बीच दूरी की अटकलें लग रही है। यानी बिहार में अब बैटल सिर्फ विपक्ष और सत्ता के बीच नहीं है, बल्कि पार्टीज के अंदर भी दिखाई देने लगी है। हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग जीतन राम मांझी क्योंकि मुलाकात किए हैं सम्राट चौधरी से और एमएलसी का चुनाव होने वाला है, और इस बीच जो एनडीए के अंदर सीटों को लेकर हलचल तेज हो गई है और जीतन राम मांझी मुलाकात के बाद साफ कह रहे हैं कि हमको कम से कम एक एमएलसी सीट मिलनी चाहिए, जिससे गठबंधन और मजबूत होगा। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी पर अब सहयोगियों को संतुलित रखने की भी जिम्मेदारी है। उसके अलावा चिराग पासवान भी अपने भांजे सीमांत मृणाल को विधान परिषद भेजने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एनडीए में सीट बंटवारा सभी सहयोगियों को संतुष्ट कर पाएगा या इस तरह से दबाव की राजनीति और बढ़ेगी? देखिए, एमएलसी इलेक्शन का बिगुल बज गया है और बिगुल बजते ही मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। कुछ नेता पटना से दिल्ली की यात्रा पे भी निकल गए हैं, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी से मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। कई नेता मिले हैं, बीजेपी के भी कई नेता मिले हैं, संघ की पृष्ठभूमि वाले कई नेता सम्राट चौधरी से मिले हैं। इसी क्रम में जीताराम मांझी भी मिले हैं और जीताराम मांझी मिले भी हैं और उन्होंने बयान भी दिया है कि उनको एमएलसी का एक सीट चाहिए। दरअसल 10 सीटों पे इलेक्शन होने हैं, जिसमें एक सीट तो स्वयं नीतीश कुमार का ही है। शेष जो 9 सीटों पे होने वाले हैं, उनमें एक उपेंद्र कुशवाहा के बेटा दीपक प्रकाश को जाना है, ऐसा तय माना जा रहा है। तो अब अब तो मात्र 8 सीटें बच गई हैं। इन्हीं को लेकर के सारा मत्था-पेची का खेल चल रहा है। तो इसमें कितने सीटें बीजेपी को मिलेंगी, जदयू को मिलेंगी या एलजेपी आर को मिलेंगी, इसको लेकर के विचार विमर्श चल ही रहा था, या इस तरह का जो नैरेटिव है मीडिया में आ ही रहा था कि आज सुबह जीताराम मांझी आए और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात कर ली और मीडिया में के सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बयान भी दिया कि गठबंधन को मजबूत रखने के लिए कम से कम उनको एक सीट देनी चाहिए। अब देखिए, ये 8 सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है। जदयू चाहेगी कि वो बीजेपी से एक भी सीट सही लेकिन ज़्यादा ले, बीजेपी खुद जदयू से चाहेगी। इस बीच में एलजेपी आर है, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि उनको एक सीटें मिलेंगी, क्योंकि उनके 19 विधायक भी हैं और राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी का या एनडीए के उम्मीदवार का बहुत ही खामोशी के साथ समर्थन भी किया था और कभी भी दावेदारी भी उन्होंने नहीं की थी राज्यसभा सीट को लेकर के। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक सीट उनको मिलेगा, लेकिन चूंकि एलजेपी आर को एक सीट मिलने की खबरें आ रही थी, लगता है इसीलिए शायद जीताराम मांझी भी आए हैं और वो एक सप्ताह पहले दिल्ली भी गए थे। दिल्ली भी जाकर के वो वहाँ भी नेताओं से मिले हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से वहाँ भी मिले हैं। यहाँ भी आकर के वो सम्राट चौधरी से पटना में भी आज उनकी मुलाकात हुई है। तो वो चिराग पासवान एलजेपी आर के खाते में जो सीटें जानी हैं या जो एक सीट जाने की बात आ रही है, मुझे लगता है इसको लेकर के वो अटेंशन में जीताराम मांझी, और वो बता रहे हैं कि इस गठबंधन को मजबूत रखने में या चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, इसमें उनका भी योगदान रहा है। उनके पास भी 5 सीटें हैं, तो कम से कम उनको एक मिलना चाहिए। दरअसल वो अपने छोटे बेटे प्रवीण मांझी के लिए चाहते हैं कि एक सीट एमएलसी का मिल जाए, क्योंकि विधायक का टिकट वो दे नहीं पाए थे। विधायक का जो टिकट है वो बड़े बेटे जो संतोष मांझी हैं उनके नेतृत्व में वो चलता है। तो अब ये है कि वो अपने बेटे को एमएलसी इलेक्शन में एक सीटें दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दरअसल गठबंधन के अंदर जो एलजेपी आर और मांझी, जीताराम मांझी में एक अघोषित जैसी स्थिति होती है, जिसमें रह के जीताराम मांझी की ओर से ही बयानबाजी आती है। तो इसको बीजेपी को निपटाना पड़ेगा और बहुत सारे समीकरण हैं, जैसे कि आप देखिए कि जदयू में भी एक
एक तरीके की एक बात चल रही है कि आनंद मोहन की जो नाराज़गी है, तो क्यों ना किसी राजपूत समाज के लोगों को एमएलसी सीट दी जाए। इसी तरीके से बीजेपी में भी चल रही है। संघ के पृष्ठभूमि के कई नेता चाहते हैं कि एमएलसी बन जाए। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी यादों को लेकर के हमेशा सजग रहती है और वो चाहती है कि वहाँ वहाँ से भी कुछ ही सही, लेकिन वोट बैंक आए। तो यादव वोट बैंक को इस लिहाज से किसी यादव नेता को बनाया जाए। इसी क्रम में सतीश यादव हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी जाके सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात की। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चूँकि मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी की ओर से कोई कुर्मी नेता, किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसलिए एमएलसी में किसी कुर्मी नेता को बनाया जाए। ऐसे एक प्रेमरंजन पटेल हैं, जिनको टिकट विधानसभा चुनाव के दौरान भी टिकट मिलने की बात होती थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। तो उनके उनके नामों की भी एक चर्चा है। तो जो गुत्थम-गुत्थी है वो बीजेपी के भी अंदर है, जदयू के भी अंदर है। हर तरह के समीकरण को लोग साथ दे रहे हैं। इसमें एलजेपीआर चाहते हैं कि उनको भी एक टिकट मिले, अपने भांजे के लिए हो। अ, वो उनकी माताजी तो सक्रिय राजनीति में आने से इनकार ही कर दिए हैं, तो बिल्कुल। वो भी है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी नेता भी हैं, जो कि एलजेपीआर के हैं, वो भी सक्रिय हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी एक तरीके से लंबे समय तक जो राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन कभी भी उनको टिकट नहीं मिल पाया विधानसभा चुनाव में, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ तो एलजेपीआर पे भी एक क्लेम है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, उनका एक बड़ा वर्ग है, जो उनके ही परिवार के लोगों के द्वारा उपेक्षित किया गया है। इस समीकरण को साधने के लिए भी परिवार को टिकट न देकर के एलजेपीआर के ज़रिए वो अपने कार्यकर्ता को या किसी दूसरे नेता को टिकट दें। तो इस तरीके से तरह-तरह की कयासबाज़ी चल रही है। लेकिन इस बीच जीताराम मांझी का खुल्लम-खुल्ला दावा आया है और इससे निस्संदेह जो बीजेपी है वो प्रेशर में है, क्योंकि उनकी जो दावेदारी है या जो उनकी जो माँग है वो बीजेपी से ही है, वो सम्राट चौधरी से ही मिलने गए। देखिए, वो नीतीश कुमार से या निशांत कुमार से मिलने नहीं गए या जदयू के जो संजय झा आदि जो बड़े नेता हैं, उनसे मिलने नहीं गए, वो सम्राट चौधरी से ही मिलने गए हैं। और वो दिल्ली भी गए थे, दिल्ली में उनको वक़्त नहीं मिल पाया, वरना वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री से भी या गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। तो उनकी जो दावेदारी है टिकट मिलने की, वो बीजेपी से ही है और एलजेपीआर को भी जो टिकट है वो बीजेपी को ही देना है। तो निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी को तमाम जो समीकरण हैं उनको साधने के लिए, साथ ही साथ बीजेपी के अंदर जातिगत समीकरण के साथ-साथ अपने सहयोगी दल, खासकर जीतन राम मांझी हों और चिराग पासवान हों, इन सबका विश्वास जीत करके इस टिकट बँटवारे में पहल करना एक बहुत ही दायित्वपूर्ण काम है इस इलेक्शन में सम्राट चौधरी के लिए। सर, रितु जायसवाल ने बीजेपी ज्वाइन किया है और सिर्फ बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है, पार्टी नहीं बदली है, बल्कि आरजेडी लीडरशिप पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। वो इशारों इशारों में तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर हमला करते हुए वो कहती हैं कि आज पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और लालू प्रसाद यादव हर छोटे कार्यकर्ता से पहले मिलते थे। और रितु जायसवाल ने रोहिणी आचार्य के मुद्दे का भी जिक्र किया और परिवार और संगठन के भीतर व्यवहार पर भी कई तरह के सवाल उठाए। तो परिहार से टिकट कटने और निर्दलीय चुनाव में जो 64,000 वोट मिलने के बाद अब उनका जो बीजेपी में जाना आरजेडी के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रितु जायसवाल सिर्फ नाराज नेता है या फिर आरजेडी के अंदर जिस तरह से बढ़ती असंतुष्टि की नई आवाज बनने जा रही हैं। देखिए, इलेक्शन के बाद, चुनाव परिणाम के बाद अगर आप लालू यादव के परिवार के सदस्यों की बात छोड़ दें, यानी रोहिणी आचार्य आदि की बात छोड़ दें, तो जदयू के कोई भी नेता इतना खुल्लम-खुल्ला, जिस तरीके से रितु जायसवाल बागी हो गईं और बागी होके आरोप भी लगाईं, तो टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनको हटाया गया। लेकिन देखिए, वो 5 साल परिहार में काम की थी और वो वैश्य समाज से आती हैं। वो एमबीए मुखिया के रूप में जब वो चर्चित हुई, वो उनकी जो चर्चा थी, वो राष्ट्रव्यापी उनकी चर्चा हुई। उसके बाद वो तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हुए, तो इसका मतलब ये था, वो दौर था जब लालू यादव के चेहरे से निकल के आरजेडी तेजस्वी यादव की ओर शिफ्ट हो रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि पढ़े लिखे लोग, सभ्य महिलाएँ भी, उनकी भी चॉइस आरजेडी हो सकती है।
वो जो आरजेडी का जो तस्वीर बदला, जिसमें पढ़ी-लिखी महिलाएँ, सब महिलाएँ की चॉइस बीजेपी ना होके, जदयू ना होके आरजेडी भी हो सकती है, ये जो मीनिंग है, ये जो नैरेटिव है, वो रितु जायसवाल के चेहरे के द्वारा ही गढ़ा गया आरजेडी के द्वारा। वो बिल्कुल। इसमें इस रितु जायसवाल का बड़ा योगदान रहा आरजेडी के चेहरे को साफ-सुथरा बनाने का और उस वो दौर था जब मनोज झा भी आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, तो अच्छे-अच्छे लोग आए भी थे। उसके बाद वो वैश्य समाज से आती हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज जो है वो बीजेपी की पकड़ कुछ धीमी हुई थी। दरअसल ये माना जाता है कि वैश्य समाज जो है वो बीजेपी का साइलेंट वोटर है, बिना कोई बहुत अधिक बार्गेनिंग के वो बीजेपी के समर्थन में हमेशा मतदान करता है। लेकिन 24 के चुनाव में वैश्य समाज का एक अच्छा खासा वर्ग था, वो एनडीए से हट करके और आरजेडी की तरफ गया था और उसका फ़ायदा आरजेडी को हुआ भी था। और भले ही वो रितु जायसवाल हैं, वो एक बार 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ी, हारी हैं, लेकिन तगड़ा फाइट दी थी। तो आरजेडी के लिए एक अच्छा पढ़ा-लिखा, साथ ही साथ एक वैश्य समाज का एक चेहरा थी रितु जायसवाल और जैसे टिकट बँटवारों में संजय यादव का वर्चस्व बढ़ा, पता नहीं वो किस तरीके से सर्वे किए, किस तरीके से निर्णय लिए, लेकिन लालू यादव का जो टिकट बँटवारों में हस्तक्षेप कमता गया और तेजस्वी यादव के नाम पे संजय यादव का जो टिकट बँटवारों में हस्तक्षेप बढ़ता गया, रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिल पाया। हुँ, और देखिए जो 5 साल उन्होंने जहाँ पे मेहनत किया, हालाँकि उनको टिकट आरजेडी दी थी, परिहार की जगह जब वो नाराज़ हो गईं, तो बेलसंड से देने का एक प्रस्ताव आया था। हुँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ हम 5 साल मेहनत की, उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ी तो दूसरे नंबर पे आईं और हुँ, आरजेडी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पे धकेल भी दी। तो हुँ, ये प्रमाण है कि वो 5 साल उस जगह पे, उस अपने क्षेत्र में मेहनत की है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे नेता का अब आना बीजेपी में, ये आरजेडी के लिए क्षति है और बीजेपी के लिए अच्छी बात है क्योंकि 24 के इलेक्शन में वैश्य समाज की ओर से चुनौती भी मिला था हुँ, और वो शिवहर और सीतामढ़ी दोनों जिलों में ऋतु जायसवाल का प्रभाव है। उनका जो चेहरा है वो काफ़ी चर्चित चेहरा उन इलाकों में है और वो दोनों जो इलाका है सीतामढ़ी और शिवहर का, हुँ, वहाँ वैश्य समाज का प्रभाव है। हालाँकि वहाँ राजपूत समाज भी हैं लेकिन वैश्य समाज भी वहाँ बहुसंख्यक हैं। वहाँ की जो राजनीति है उसका मुख्य आधार है वैश्य समाज। तो इसलिए ये बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। हालाँकि हुँ, बीजेपी के माने एनडीए के उनके बीजेपी में आने के बाद देखिए कि एनडीए में खलबली मची है आनंद मोहन को लेकर के। क्योंकि बिल्कुल। जो देखिए जो शिवहर का जो सीट है, वो मूल रूप से बीजेपी का ही है। 2009 में, 2019 में और 2014 में ये लगातार 3 लोकसभा चुनाव में वहाँ से बीजेपी की जो उम्मीदवार है रमा देवी चुनाव जीतती रही हैं। तो 2024 में ये लवली आनंद को वो सीटें जदयू के कोटे में आया और लवली आनंद को दे दिया गया। तो ये भी माना जा रहा है कि ऋतु जायसवाल अगर आई हैं, तो कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में शिवहर की सीट जो पहले बीजेपी की थी, वो अब जदयू से छीन के कहीं फिर बीजेपी को ना दी जाए। तो एक कारण तो ये भी रहा कि इसके कारण आनंद मोहन में खलबली रही। हुँ, चूँकि देखिए सीतामढ़ी का जो सीट था वो भी पहले जदयू का था। हुँ, तो बाद में वहाँ सुनील पिंटू जो थे वो 2019 में जदयू से के वहाँ के उम्मीदवार थे और उसके बाद वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। वहाँ से देवेंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से उनको टिकट मिल गया। तो वो भी सामान्य जाति से आते हैं, इधर आनंद मोहन भी सामान्य जाति से आते हैं। तो वहाँ पे वेस्ट लीडरशिप का अभाव था। तो ऋतु जायसवाल के ज़रिए बीजेपी सीतामढ़ी हो या फिर शिवहर हो, दोनों जगह पे वैश्य समीकरण को साधने का प्रयास करेगी। तो लिहाज़ा दोनों जगहों पे आरजेडी को एक कहीं न कहीं ठेस पहुँची है और ऋतु जायसवाल के कद का कोई वैश्य नेता डेवलप कर ले शिवहर में आरजेडी, ये आरजेडी के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि बिल्कुल। वहाँ पे ऋतु जायसवाल के खिलाफ अस्मितापुर में चुनाव लड़ी, लेकिन उनमें वो दम दिखा नहीं। तो अब जो ज़मीनी हालात बदल चुके हैं, देखिए चुनाव से पहले जब वो आरजेडी में शामिल थीं, तो उन्होंने पटना के बापू सभागार में एक बहुत ही बड़ा वैश्य सम्मेलन भी करवाया था। पूरा जो सभागार था वो खचाखच वैश्य समुदाय के लोगों से भरा था। वहाँ के मुख्य अतिथि तेजस्वी यादव ही थे। हुँ, तो ये जो परिवर्तन था वो दिख रहा था। पता नहीं आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, किस पैमाने, किस मानकों पे नहीं दिया। तो आरजेडी के लिए तो मुश्किल है ही। जो नेता अपने बलबूते लगातार 5 साल मेहनत करता रहे। क्योंकि हुँ, देखिए कॉन्फिडेंस कि हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएँगे। दूसरा कोई नेता होता तो चलिए उसका मनचाहा सीट मिले ना मिले दूसरे जगह से मिल जाता। वहीं का हुँ, उदाहरण आप देख लीजिए चेतन आनंद का। वो चाह रहे थे कि शिवहर से मिले, वहाँ से श्वेता गुप्ता को जदयू दे दी, तो हुँ, उनको नवीनगर से मिल गया तो नवीनगर चले गए। वो तो नहीं छोड़ पाए।
तो ये कॉन्फिडेंस जहाँ आप लगातार काम किए हैं, वहाँ का एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है और वो ऋतु जायसवाल के चेहरे पे था। हमने परिहार में काम किया है, इसलिए हम यहाँ छोड़ के नहीं जाएँगे और उसके बाद दूसरे नंबर पे आए, मामूली अंतर से बीजेपी की उम्मीदवार गायत्री देवी वहाँ पे जीती हैं। तो ये जो हुँ, कॉन्फिडेंस रहा है, तो ऐसे कॉन्फिडेंस का कोई दूसरा नेता उस इलाके में आरजेडी पैदा कर ले, मुझे इस बात में संदेह है और बीजेपी का अगर अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, हालाँकि बीजेपी एक समुद्र है, बड़े-बड़े नेता यहाँ आते हैं, आके गुमनाम हो जाते हैं। तो पता नहीं किन शर्तों पे या किस तरीके विमर्श पे ऋतु जायसवाल यहाँ पे आई हैं, किस लीडरशिप के नेतृत्व में वहाँ पे आई हैं, ये तो हुँ। ऋतु जायसवाल ही जाने। तो अगर वो इस समुद्र में गुमनाम नहीं हुई और बीजेपी अगर उनका उपयोग करना चाहे, तो ऋतु जायसवाल मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं शिवहर और सीतामढ़ी की राजनीति के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की भी बात हो रही है कि 2029 के वक़्त उनको शिवहर से टिकट अगर मिलता है तो लवली आनंद और आनंद मोहन के परिवार के लिए काफ़ी बड़ी कि जिस तरह से क्योंकि नाराज़गी लगातार आनंद मोहन के सामने आ रही थी और उसके बाद ऋतु जायसवाल का बीजेपी जॉइन करना, कहीं न कहीं कुछ स्थिति ठीक उनके परिवार के लिए नहीं लग रही है, ऐसे चर्चा है। ख़ैर हम लोग प्रशांत किशोर को लेकर बात कर लेते हैं सर, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के अंदर इन दिनों ऑल इज़ नॉट वेल वाली स्थिति दिख रही है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, उनके अचानक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जन स्वराज हार गई और फिर संगठन संचालन को लेकर चर्चा होने लगी, वन मैन कंट्रोल सिस्टम को लेकर अंदर खाने असहजता की चर्चा तेज थी। इसी बीच शेखपुरा हाउस से चल रहा जो कैंप कार्यालय है वो भी बंद हो गया और पार्टी का पूरा जो संचालन है वो बेहटा आश्रम से होने लगा। तो चर्चा ये है कि क्या प्रशांत किशोर और उदय सिंह के बीच दूरी अभी बढ़ गई है। हालांकि पार्टी इसे निजी कारण और असामान्य संगठनात्मक बदलाव बता रही है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि पीके और उदय सिंह में कुछ अनबन हुआ हो या किस कारण से दूरी बढ़ सकती है? देखिए ये जो उदय सिंह का निर्णय है वो अनबन के कारण नहीं है, बल्कि उदय सिंह एक रणनीति के तहत वो एक देखिए व्यवहारिक राजनीति की समझ उदय सिंह को बहुत है, वो पहले भी सांसद रहे हैं, तो उनको जमीनी समझ है। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर का जो चेहरा है वो जन स्वराज की ताकत है, लेकिन प्रशांत किशोर की जो रणनीति रही वही जन स्वराज के लिए चुनौती भी रही है। जिन नीतियों के जरिए वो काम किए और निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि वन मैन आर्मी के सिद्धांत पे उन्होंने ये विधानसभा चुनाव लड़ा था। सभी नीतियाँ खुद ही बनाते थे और बिहार की राजनीति में कई जातिगत समीकरण साधने की ज़रूरत होती है। उनके पास लीडर भी थे, लेकिन किसी भी लीडर के चेहरे का उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया। आप चाहे कोई यात्रा में देख लीजिए, बड़े-बड़े बैनर, पोस्टर होल्डर, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी प्रशांत किशोर को छोड़ करके उतनी प्रमुखता से किसी भी दूसरे नेता का चेहरा नहीं था, जिसमें स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या उनका कोई भी दूसरा नेता हो। तो लाज़मी है जो भी उनके कई बड़े नेता चले गए। देखिए इलेक्शन आज के समय में उनके कई कद्दावर नेता जो इलेक्शन के समय उनके पास हैं, अभी वो गुमनाम हो गए। जैसे आर के मिश्रा जो पूर्व डीजीपी हैं, दरभंगा से चुनाव लड़े थे, वो उनकी चर्चा कुछ नहीं हो रही है। वाईवी गिरी, आपको याद ही होगा कि प्रशांत किशोर इलेक्शन के दरमियान इलेक्शन से पहले जब बीजेपी पे हमलावर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उनके ठीक बगल में वाईवी गिरी बैठा करते थे। वो पटना के चर्चित वकील भी हैं और उनकी 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं सम्राट चौधरी के साथ। आरसीपी सिंह आए थे अपनी पार्टी का, इन्होंने विलय भी किया था, उनके चेहरे का भी कहीं कोई उपयोग नहीं हुआ। कभी भी उनके चेहरे का बैनर पोस्टर लगा, यात्राओं में उनको शामिल किया गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। मनोज भारती भी बहुत ही सुलझे नेता हैं और दलित नेता भी हैं, लेकिन उनके चेहरे का भी कहीं कोई उपयोग नहीं हुआ। हर चेहरे पे प्रशांत किशोर का चेहरा भारी रहा। लेकिन इन तमाम नेताओं में राजनीति की जो सबसे अधिक व्यवहारिक समझ किसी के पास रही, वो उदय सिंह के पास रही। ऐसे भी जब पार्टी बनी थी तो उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बदलाव होने की बातें अंदर खाने से आ रही थी कि जो चुनाव परिणाम आएगा, अगर चुनाव परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष लाया जाएगा। तो उदय सिंह चुनाव परिणाम के कारण ही ये पार्टी से दूरी बनाए हैं। हालाँकि बहुत ही सावधानी से उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से 1 साल के लिए हम पार्टी से दूरी बना लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो 1 साल का गैप कैसे कर सकता है?
उसके लिए तो 1 दिन का गैप करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो पदेना राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे रहते हुए 1 साल तक की दूरी बना लेना, ये तो कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ये तो कोई गेम तो है नहीं। तो निश्चित तौर पे दरअसल वो पार्टी से दूरी बनाए हैं, और आप सुन लीजिएगा, आने वाले कुछ दिनों में, महीने 2 महीने में हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोबारा चुनाव हो, या किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो प्रशांत किशोर की जो राजनीति रही चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने जो मंथन किया होगा, उदय सिंह को लगा होगा कि जिन नीतियों के जो कार्यशैली है प्रशांत किशोर की, मुद्दों में बदलाव जरूर हो सके, लेकिन कार्यशैली में बदलाव हो या ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर वही कार्यशैली उनकी रही, अपने तरीके से मुद्दे चुनना, दूसरे बड़े नेताओं की बात नहीं मानना, या हर जगह अपने ही चेहरे को बुनाना, अगर ये सब रहता रहे तो फिर दूसरे बड़े नेता का टिकना वहां ठीक नहीं है। अगर कि जिसको राजनीति करनी है तो वो राजनीति के कई विकल्प होते हैं, लेकिन एक जहां आकर जो जितना भी नैरेटिव है या हर नेता का जो चेहरा है एक ही जगह सिमट के रह जाए, वहां पे राजनीति करना ठीक नहीं है। तो उदय सिंह अब पार्टी से अलग हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सैद्धांतिक तौर पे ये पार्टी से अलग होना ही है, क्योंकि पद पे रहते कोई लंबी दूरी, लंबे समय तक दूरी नहीं बना सकता है। अब आने वाले दिनों में दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, तब सैद्धांतिक तौर पे भी ये बात सामने आ जाएगी कि वो जन स्वराज छोड़ दिया है। और कहीं न कहीं एक गैप भी है, चूँकि पहले से पूरा हाउस जो उदय सिंह का निजी आवास है, वहाँ से प्रशांत किशोर की अलग हटने की खबरें आई, और उसी के कुछ दिन बाद उदय सिंह की पार्टी से 1 साल के लिए दूरी बनाने की खबर आई है। तो इस बात की लिपापोती उदय सिंह के द्वारा या प्रशांत किशोर के द्वारा या उनके प्रवक्ताओं के द्वारा जितना भी हो जाए, लेकिन सच ये है कि जो बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं 2025 के चुनाव के दरमियान जनसुराज के अंदर, अब सब अपनी अलग-अलग राह देख रहे हैं, और वो लोग अब निकल चुके हैं। अब प्रशांत किशोर को अकेले यात्रा करनी पड़ेगी। हालाँकि जो नेता गए हैं, आप अगर आप उदय सिंह को छोड़ दें या आरसीपी सिंह को छोड़ दें, तो दूसरे जितने भी नेता हैं, वाईवी गिरी हैं या आरके मिश्रा हैं, जो अभी साइलेंट हो चुके हैं, या अन्य बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग थे जो बाहर से आए थे, जैसे कोई लंदन से डॉक्टर आया था, कोई कहीं से आया था, बहुत सारे लोग विदेश से आए थे, सब अपने-अपने फिर वही विदेश में लोग लौट भी चुके हैं। लेकिन उनमें कोई भी नेता ऐसा नहीं था कि जिससे जन स्वराज को ताकत मिल रही थी। अगर मतलब उदय सिंह को आप अपवाद मान ले तो उसमें जो देखिए, जन स्वराज की जो भी ताकत थी वो प्रशांत किशोर का चेहरा था, वही उनकी ताकत थी, और प्रशांत किशोर की जो रणनीति रही वही अवरोध ही रहा। वरना जिस तरीके का माहौल था, इन नेताओं का ऐसा मानना है कि जन स्वराज की जो उपलब्धि है, जिस तरीके से उनका परिणाम है वो अच्छा होता, वो सकारात्मक होता, कुछ सीटें वो जरूर जीत लाते। तो ये चुनाव परिणाम का ही एक प्रभाव है, और आने वाले अगर 1-2 महीनों में इस तरह की खबरें आती हैं कि जन स्वराज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे को बनाता है, तो तब तो ये सैद्धांतिक तौर पे भी बात मानी जानी चाहिए सार्वजनिक तौर पे कि अब जन स्वराज से उदय सिंह बाहर निकल चुके हैं। अब मसला ये है कि वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? तो सामान्य जाति से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं उदय सिंह। तो अगर आप राजनीति के लिहाज से देखें तो ये ओबीसी या ईबीसी का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पे दलित समाज का नेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य जाति के पास अभी रहा, तो जो बारी आती है वो ओबीसी या ईबीसी की आती है, लेकिन ऐसे निर्णय क्या लेंगे ये तो प्रशांत किशोर ही जाने। बिल्कुल, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी लोग आए, चर्चित चेहरे आए, जितने भी, वो प्रोफेशनली वो पॉलिटिशियन नहीं थे, और वैसे वैसे वो अलग हो गए और फिर अपने अपने काम में जुड़ गए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक संगठन के लिए कि किस तरह से वो नेता आ रहे हैं और उस संगठन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, पूरी चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।